नमस्कार दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के एक एक क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। ये आपको बहुत ही उपयोगी होगी जीएस के लिए। बीपीएससी टीआरई 4.0 सीटेट और अन्य एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। ये पूरे वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही एग्जाम के उपयोगी से बहुत फायदे होंगे। एक एक क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला स्लाइड की तरफ। देखिए, अगर हम लोग देखें भौगोलिक विस्तार, अगर हम लोग देखते हैं हड़प्पा की, तो इस संस्कृति का उदय जो है ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में, ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। अगर हम लोग इसको देखें तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन ताम्र पाषाणिक, इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में, है ना, पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तान में अवस्थित जो है हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुआ। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल, याद रखिएगा महानिदेशक कौन था, तो जॉन मार्शल था। इसके निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा और राखल दास बनर्जी, याद रखिएगा राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। यानी कहने का मतलब है, तो याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक कौन था, जॉन मार्शल। और 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और राखल दास बनर्जी ने 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। देखिए, हड़प्पा संस्कृति का केंद्र जो है वह पंजाब और सिंधु में है। यानी सिंध जो प्रांत है, तो ये कहने का मतलब है इसकी केंद्र है, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यही कारण है कि इस सभ्यता का विस्तार दक्षिण से पूर्व की ओर हुआ और इसकी जो सभ्यता का विस्तार जो है वह दक्षिण से पूर्व की ओर भी देखने को मिलता है। अगर हम लोग देखें, देखिए स्थल, अगर हम लोग सबसे पहले हड़प्पा की बात करते हैं, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं, वर्तमान क्षेत्र यह गुमड़ी जिला, ठीक है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोजकर्ता कौन था, दयाराम साहनी, याद रखिएगा। और कब हुआ था, तो 1921 में। किस नदी के किनारे है, रावी नदी। यहाँ से जो सामान मिला था वह अन्न का बहुत बड़ा भंडार था, अन्नागार, है ना। कांसे की गाड़ी मिला था, पारदर्शी वस्त्र पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कान से दर्पण, ये सब जो है आपको कहाँ से मिला था, तो याद रखिएगा हड़प्पा से मिला था। इसमें और अगर हम लोग देखें, अगला अगर क्षेत्र की बात करेंगे, तो अगला क्षेत्र आपका है मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा कौन सा स्थल है, तो मोहनजोदड़ो है। इसका सिंध प्रांत, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखिएगा। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, कब, तो याद रखिएगा 1922 में। प्रमुख नदी किस नदी के किनारे है, तो याद रखना है सिंधु नदी के किनारे। यहाँ विशाल स्नानागार मिला था, तो याद रखिएगा विशाल स्नानागार कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो में। पुरोहितों का आवास पुरोहितों का आवास था महाविद्यालय। 16 मकानों का बैरक भी यहाँ मिला। कांस्य से निर्मित नग्न, है ना, मूर्ति भी मिला है यहाँ पर, ठीक है। दाढ़ी वाले पुजारी का भी मूर्ति मिला था। चमकता हुआ बंदर का भी चमकते हुए बंदर का भी चित्र, एक जो है सिंह वाले पशु वाली एक मुद्रा भी प्राप्त हुआ है। तो ये सारे कहने का मतलब चीज जो है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए लोथल। लोथल ये आपको क्षेत्र अभी कहाँ है, गुजरात में, अहमदाबाद के गुजरात में लोथल है। इसकी खोजकर्ता रंगनाथ राव थे, है ना। 1955 से 62 में इसको खोजा गया या खुदाई करके मिला। यह कौन सी किनारे है नदी के, तो भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से साक्ष्य जो मिला है गोदीवाड़ा का, वृत्ताकार चौकोर अग्नि वेदिका, है ना, अग्निकुंड की, हाथी का दांत, चावल और बाजरे, दो मुंह वाले राक्षस का आंकलन, ठीक है, फारस की मोहर भी मिला है। घोड़े का मृग मूर्ति, श्री इग्मित, है ना, समाधियां भी मिली है। चालक चलाक लोमड़ी का पद चिन्ह भी मिला, है ना। और याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब लोथल जो था वह कहने का मतलब यहाँ बंदरगाह, ठीक है, ये बंदरगाह था जहाँ पर जहाज ये सब रुकता है। तो याद रखिएगा ये क्या था, बंदरगाह था। यहाँ पर आकर कहने का मतलब है लोथल में जहाज ये सब जो व्यापारी व्यवस्था होता था, तो यहाँ से जहाज ये सब भी मिलते थे। तो ये बंदरगाह की अगर हम लोग पतन की बात करते हैं, तो यह कहाँ था, तो ये लोथल में था।
लोथल गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखें, अगला है चांद हुदरो, ठीक है, ये भी सिंध यानी पाकिस्तान में पड़ता है। इसके जो खोज करता थे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैंने याद रखिएगा, सिंधु नदी घाटी के किनारे। यहाँ से साक्ष्य जो मिले थे मन के बनाने की तरखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला था, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला था, कांस गाड़ी का साक्ष्य मिला था, वक्राकार ईंट का, कंधा का, थ्री घड़ियालों और टू मछलियों का, और दो मछलियों की बात करते हैं, तीन घड़ियालों की बात करते हैं, अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर, ये सब जो है यहाँ से प्राप्त हुआ था। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, अब देखिए यहाँ कालीबंगा की बात करेंगे, कालीबंगा, ठीक है, यह हनुमान नगर गढ़, ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान। यानी कालीगढ़ का कालीबंगा जो है वह किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा ये राजस्थान, ठीक है। और ये 1953 से 7 में हो गए। ये कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा घग्घर नदी के किनारे है। यहाँ से जोते हुए खेतों की साथ, ठीक है, अग्नि हवन कुंड के साथ मिला था, अलंकृत ईंट के साथ मिला था, चूड़ियों के साथ मिला था, है ना, एक साथ फसल बोने के भी साथ, लकड़ी की नाली का भी यहाँ पे साथ मिला था। तो कालीबंगा से ये सारे चीज जो है वह मिला था, चूड़ी ये सब जो भी है ये सब यहाँ से मिले थे। देखिए उसके बाद है राठी गढ़ी। राठी गढ़ी हिसार हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा हिसार हरियाणा में, या राठी गढ़ी जो है वह पड़ता है। इसकी जो हम लोग को खोज हुआ या खनन हुआ वह 1969 में हुआ था, ठीक है। ये कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा घग्गर नदी के किनारे। इस यहाँ से क्या चीज मिला, ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि, इसकी मुद्रा भी प्राप्त यहाँ से हुआ था राठी गढ़ी से। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, कोट दीजी है ना, तो कोट दीजी ये सिंध यानी पाकिस्तान में पड़ता है। इसका भी कोई 35 से 55 तक में हुआ था। ये सिंधु नदी के किनारे है। किलाबंदी का साक्ष्य यहाँ से नहीं है, ठीक है। कच्चे ईंटों का मकान और किले का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। देखिए बनवाली, ठीक है, ये हिसार हरियाणा में पड़ता है। 1973 में इसकी खोज हुआ था। कौन सी नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ से मिट्टी का हल, खिलौना, सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य और जौ का साक्ष्य जो है ये बनवाली से मिला, याद रखिएगा। आगे देखें तो रोपड़ है, रोपड़ यानी रूपनगर, ये पंजाब में पड़ता है। 1955 में इसका भी। और ये कौन सी नदी के किनारे है, ये याद रखिए सतलज, है ना, सतलज नदी के जो है वह किनारे है। यहाँ से जो प्राप्त चीज है वह तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य जो है यहाँ से मिला है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो ये रंगपुर हो गया, ठीक है, वर्तमान में काठियावाड़ गुजरात वाली क्षेत्र में पड़ता है। 1954 में इसकी। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा भादर नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ से ज्वार बजरा, तीन संस्कृतियों का अवदेश, नालियां, कच्ची ईटे का दुर्ग, दुर्ग यानी घेरा, ठीक है। और कहने का मतलब धान की भूसी, ये सब जो है यहाँ से साक्ष्य मिला था। देखिए आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर यह मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ये 1958 में इसकी खोज हुआ था। और कौन सी नदी के किनारे है, याद रखिए हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो साक्ष्य में मिला था, यह रंगीन मृत भांडों का है ना, इस पर रंगीन चित्रकारी किया हुआ साक्ष्य यहाँ से मिला था। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सुक्का झंडोर यह कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ पर यह भी 27 से 62 में स्थित है। ये दासक नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और तीन संस्कृतियों के साथ प्राकृतिक चट्टाने पर अवस्थित मानव अस्थियां, खड़ाक से भरा हुआ बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साथ बंदरगाह भी ये भी था। ये हम लोग को सुक्का झंडोर को है कि ये अंतिम इधर से छोड़ पड़ता है। मांडा है ना, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मांडा कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। ये 1982 में इसकी। ये कौन सी नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी के क्या है, किनारे है, ठीक है। और यहाँ से चार चार ब्लेड, हड्डी के बांस, बानाग है ना, मोहर का साक्ष्य, ये सब जो है यहाँ से मिला था। आगे अगर हम लोग देखें तुतका को, है ना, ये कहने का मतलब बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और ये 62 में खोज हुआ था। और शादी कौर नदी के कहाँ है, तो याद रखिएगा शादी कौर नदी के क्या है, किनारे। यानी कहने का मतलब है दो टीले और मृदभांड का साक्ष्य यहाँ से मिला है।
देखिए आगे अगर सुरकोटता की बात करते हैं, यह कक्ष गुजरात में है, ठीक है, 1964 में इसी खुदाई हुई थी। और कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिए सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। कलश, सासवाधान, घोड़े की हड्डी और तराजू का पलड़ा, ये सब जो है यहाँ पे सुरकोटता से मिला था। उसके बाद देखिए पंजाब के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित है। ये सब जगह से हड़प्पा सभ्यता के कुछ न कुछ साक्ष्य जो है वह मिला। इसका फैलाव जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर, उत्तर में अगर देखा जाए, अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर से लेकर, ठीक है, और दक्षिण में अगर हम लोग बात करेंगे तो नर्मदा, दक्षिण में नर्मदा नदी है ना, और पश्चिम में जो है बलूचिस्तान के मकरान तट से अगर हम लोग बात करेंगे, और इधर जो है पूर्व में अगर देखा जाए यूपी के मेरठ, ये क्षेत्र में जो है वह क्या है कि आपको हड़प्पा सभ्यता पूरा फैला हुआ है। देखिए काल निर्धारण की बात करते हैं, ठीक है, किसका बात करेंगे, काल निर्धारण। संदर्भ सभ्यता की तिथि का निर्धारण पुरातात्विक विभाग द्वारा कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इसको अगर हम लोग देखें तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो हड़प्पा 2350 से 1700 ईस्वी पूर्व माना गया है, जो कि सर्वाधिक मान्य है, ठीक है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, है ना। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर की अगर हम लोग बात करते हैं चिनाब नदी से, उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी नदी है, तो उत्तर में अगर हम लोग देखेंगे तो चिनाब नदी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये मांडा, ठीक है। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, दक्षिण में नर्मदा, दंतावा, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है, पूर्व में हिंडन नदी, आलमगीरपुर, ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश, पश्चिम में बलूचिस्तान, ठीक है, उत्तर गेंडोर। और कहने का मतलब है मध्य में अगर देखें तो उत्तर दक्षिण 1400 किलोमीटर है, और इसकी अगर पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर इसकी विस्तार। तो कहने का मतलब है मध्य में अगर देखा जाए उत्तर और दक्षिण जो है 1400, और पूर्व पश्चिम कितना है इसकी विस्तार, 1600 विस्तार। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कहने का मतलब है इसका जो विस्तार है इस प्रकार से हुआ, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, ऐसा इसका विस्तार देखने को मिला। आगे अगर हम लोग देखते हैं, देखिए मांडा जो है, मांडा की अगर हम लोग बात करते हैं, यह स्थल जो है वह चिनाब नदी, याद रखिए चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरीय स्थल है, यह सबसे उत्तरीय स्थल है, और इसका उत्खनन कब हुआ था, 1982 में, ठीक है। अब देखिए दूसरा है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर या मेरठ इंडन नदी के किनारे है, और कहने का मतलब है यह जो है यह सबसे पूर्वी स्थल है। कौन सा स्थल है, पूर्वी स्थल। उसके बाद है दैमाबाद, ये कहने का मतलब महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के परवरा नदी, याद रखिए कौन सी नदी, तो परवरा नदी के बाएं किनारे में क्या है, स्थित है। अब ये दैमाबाद संदर्भ सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थल है। सुक्का गेंडो यह दासक नदी के किनारे है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल है, और कहने का मतलब है ये जो है हाँ, और कहने का मतलब है इसकी अगर देखा जाए तो ये त्रिभुजाकार है, भी पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसा आकृति का था, तो याद रखिएगा इसकी आकृति कैसा था, त्रिभुजाकार आकृति इसकी थी, ठीक है। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल कितना था, तो यही लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल की बात होती है। देखिए केवल अगर हम लोग देखें तो 7 संदर्भ स्थल के किनारों की संख्या दिया गया है, जिसमें हड़प्पा, चालोद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली और धौलावीरा जो है ये स्थित है। पंजाब में हड़प्पा सभ्यता अगर हम लोग देखें तो सिंध, हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में स्थित पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर की दूर स्थित है तथा सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। नगर योजना की इसकी बात करते हैं। देखिए नगर योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर अपने अपने दुर्ग थे, अब दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग रहते थे। इन क्षेत्रों में कौन रहते थे, वहाँ शासन प्रणाली जो चलाते थे वह रहते थे। नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि जाल यानी ग्रीक पद्धति पर अवस्थित थी, ठीक है, तथा
नगर के अनेक खंडों में विभक्त थे। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क एक दूसरे को क्या थी? समकोण पर काटती थी। घरों का निर्माण एक सिद्ध में सड़कों के किनारे अवस्थित था और दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर, है ना, पीछे की ओर खुलते थे। भवन दो मंजिला भी थे कहीं कहीं, और घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार, के बीच में आंगन व्यवस्थित थे। अगर हम लोग देखें तो इसमें कहने का मतलब उत्तर दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श ईंटों का बना था, जिसके मध्य में स्नान कुंड भी रहता था। आगे देखिएगा, विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक धर्मानुष्ठान स्नान के लिए होता था। एक विशाल स्नानागार जो था, जिसका उपयोग, है ना, जो हम लोग अभी गंगा स्नान ये सब करते हैं, उसी प्रकार से वहां पर जाकर स्नान करते थे। उसके बाद दूसरा अगर हम लोग देखें तो मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला। अन्नागार ये 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर क्या था? चौड़ा था, यानी बड़ा सा था। मोहनजोदड़ो की जल निकासी का प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों में प्रत्येक छोटे बड़े मकानों के परमानंद स्नानागार होते थे। हड़प्पा दुर्ग में 100 अन्नागार मिले, ठीक है, 6 यानी 100, जो ईंटों के बने चबूतरों के दो पंक्तियों में खड़े। जो ईंटों के बने, हाँ, दो पंक्ति, प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा, 54 मीटर क्या था? चौड़ा। अब कालीबंगा की बात करते हैं। इसके घर में कुएं मिले, ठीक है, कुएं पाए जाते हैं। घरों का पानी बहकर सड़क तक आता था, जहाँ इनके नीचे मूड़ियां बनी हुई थी, नालियां बनी हुई थी। ये मूड़ियां ईंटों और पत्थरों और मिट्टियों से ढकी रहती थी। सड़क की इन मूड़ियों में नमुक नरमुखे, है ना, मेन हॉल बने होते, जहां से ये चलते थे। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है, कालीबंगा देखे, हड़प्पा देखे, मोहनजोदड़ो में कहाँ पर कौन कौन सा स्थल जो है वह देखने को मिलता था। अब कृषि की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे? कृषि। वर्तमान सिंधु प्रदेश में बहुत कम वर्षा होती थी, इसलिए प्रदेश में उतना उपजाऊ नहीं था। यहाँ समृद्ध देहातों और नगरों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में उत्तर अत्यधिक उपजाऊ था। उत्तर वाला जो क्षेत्र था ज्यादा। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटे की दीवार स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष जो है वह आती थी। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे। अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल मई में गेहूं और जौ का फसल देखने को, तो जौ का याद रखिएगा, गेहूं नहीं, यानी जौ की फसल जो है वह देखने को मिलती। कालीबंगा में प्राक ऐतिहासिक, है ना, हल रेखा देखेगा, अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर राजस्थान में हल का भी प्रयोग होता था। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो जौ, राई, ये सब जो है कहने का मतलब पैदा होते थे। 9 प्रकार की फसल देखने को यहाँ पर मिलता था। 2 किस्म का गेहूं और जौ उगते थे। जौ की चर्चा कीजिए, जौ ज्यादातर जो है यहाँ पर प्रचलित है, याद रखिएगा। तिल और सरसों भी, कहने का मतलब है तिलहन की भी खेती यहाँ पर होती थी। आगे अगर हम लोग देखें, खेती से आगे चलते हैं, मेन मेन इसमें देखेंगे तो पशुपालन। पशुपालन में बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, ये सब जो है पालते थे। उन्हें कुंवर वाला सांड विशेष प्रिय था। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कौन? तो कुंवर वाला सांड। इसके अतिरिक्त गधे और ऊँट भी रखते थे। कुत्ते प्रारंभ में ही पालतू जानवर थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों पैरों का निशान यहाँ पर मिला है। सिंधुवासी हाथी और घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके। यानी हाथी और घोड़ा परिचित थे, लेकिन कहने का मतलब पालतू नहीं बना सके, क्योंकि हाथी और घोड़े का साक्ष्य प्राप्त हुए, पालने का साक्ष्य का कोई प्रमाण यहाँ नहीं। जो सुपुर्दा में देखे तो घोड़े का भी साक्ष्य देखने को मिला था। शिल्पकारी और तकनीक की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ कांस्य निर्माण का प्रयोग भली भांति परिचित है। कामकाज तांबे में तीर मिलाकर, सिंदूर तीन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। तांबा राजस्थान के खेतरी के ताम्र स्थानों से मंगाया जाता था। तीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे का औजार या हथियार मिले, उसमें टीन की मात्रा अत्यंत कम थे। हड़प्पा समाज के लोग शिल्पियों का समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था, मतलब कुछ कुछ बनाते ये सब थे। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला। कई वस्तुओं पर टुकड़े का छाप देखने को मिलते हैं।
ठीक है। कटाई के लिए तकलियों का भी इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिलता है। ईंटों का विशाल इमारतें जिस पर स्थापत्य भी महत्वपूर्ण शिल्प मिला है। कुछ कुछ उस पर डिजाइन। पता है कि हड़प्पाई लोग नाव बनाने का भी काम करते थे। मिट्टी के मोहड़े बनाना, मिट्टी की पुतलियां बनाना भी ये शिल्प यहाँ का था। स्वर्ण चांदी सोना रत्नों का आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। कुम्हार चाक हड़प्पाई मृदभांडों का प्रमुख यहाँ पर मृदभांडों का चिकना और चमकीला भी बनाते थे, यानी मिट्टी का बर्तन होता। अब शेष भाग जो है अगले क्लास में आपको लेकर आएंगे, जो दूसरा भाग इसका होगा और संपूर्ण इस प्रकार से आपको जो है मिल जाएगा हड़प्पा सभ्यता का। अगर आपको वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे